जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 टॉपिक पता है क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। ओके, तो आज हम सीखेंगे इनको हल करना, इनका सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन क्या होता है? हल किसे कहते हैं? हल यानी सॉल्यूशन होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। जो चीज़ हमको मालूम नहीं है उसकी वैल्यू मालूम करो, इसको कहते हैं सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 11। मैंने बोला सॉल्व करो, आप क्या करते हो? आप ऐसे करते हो, देखो 11 माइनस 7 करते हो, फिर आपको मिल जाता है 4 और फिर बोलते हो आपका आंसर आ रहा है 2। ये 2 बन गया आंसर। आंसर सही है या नहीं, इसको चेक कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन में रख के देखते हैं। सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आंसर करेक्ट है। रख के देखें, देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? ये है 2x प्लस 7, है ना। अब मैंने x के प्लेस पर लिख दिया 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 7 यानी कि 4 प्लस 7 कितना आ गया? 11। तो RHS 11 ही तो है। इसका मतलब हम कह देते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि जो आंसर होता है यानी जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? अब जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो है युग्म यानी पेयर, क्योंकि दो वेरिएबल है। तो मैं इनको ले लेती हूँ बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमने ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने दो इक्वेशंस ले ली। जनरल इक्वेशंस है, ए बी सी रियल होते हैं, ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। ये चीज़ हम आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ठीक है बेटा, तो इसके सॉल्यूशन के जो मेथड्स हैं ना, वो आपकी बुक में जो दिए हैं वो हैं, पहला है आलेख विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड। ये दूसरा है बेटा एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। एलिमिनेशन के दो पार्ट्स हैं, यानी एलिमिनेशन यानी विलोपन दो तरह से होता है। पहला होता है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स यानी गुणांकों को बराबर करके, और दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ये दोनों क्या कहलाते हैं? एलिमिनेशन मेथड कहलाते हैं। दो एलिमिनेशन मेथड है बुक में, पहले ये है फिर ये है। इसके बाद थर्ड आ जाओ, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि, और चौथा है वैदिक मेथड यानी कि वैदिक विधि। ये आपके सिलेबस में मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये भी एक विधि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं आलेख विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड पर, और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उसके भी पहले एक बात ये है बेटा कि मैंने आपसे कहा कि सॉल्यूशन को इक्वेशन पे रख दो, वो उसको सेटिस्फाई कर देता है, हम बोल देते हैं कि सॉल्यूशन है ना। आपने चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1 में 3.1 में 3 क्वेश्चंस किए। पहले में लाइंस कुछ ऐसी आई थी, दूसरे में एक के ऊपर एक आ गई थी, और तीसरे में पैरेलल लाइन थी। ये केस थे, है ना। अब अगर ये ऐसी हैं, यानी कि अगर मैं इनको आगे प्रोड्यूस करूं तो कहीं ना कहीं जाकर ये ज़रूर मिलेंगी, है ना। इन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये एक के ऊपर एक आ गई थी, है ना। ये क्या है? ये कहलाती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि संपाती रेखाएं। ठीक। तीसरी ये पैरेलल, ये तो आप जानते ही हो, सब समांतर रेखा है ना। अब देखो, ये दोनों एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। अब ये पॉइंट जो भी है वो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी, यानी कि इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन यानी कि आंसर कहलाएगा। इन दोनों लाइंस पर जो पॉइंट कॉमन होगा वो इन दोनों, ये जो दो लाइंस है ये कहाँ से आई? इस इक्वेशन से आई, एक इस इक्वेशन से आई, है ना। इन दोनों इक्वेशन से ये दो लाइंस आई, इन दोनों लाइंस ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटा, इंटरसेक्ट किया, दैट पॉइंट विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ? इस केस पर आ जाओ, इसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन,
यानी कि जितने पॉइंट्स पहली लाइन पर हैं वो सब दूसरी लाइन के पॉइंट से मैच कर रहे हैं, यानी कि हर पॉइंट आंसर बन गया, हर पॉइंट आंसर बन गया। तो ये क्या कहानी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया हर पॉइंट आंसर बन जाए, ये सब हम आपको सिखाएंगे अभी, है ना। तीसरा, मिल ही नहीं रही कहीं पर, ले जाओ अनंत तक, कहीं भी नहीं मिलने वाली, कोई पॉइंट ही कॉमन नहीं है, कहाँ से आंसर आएगा, आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो नो आंसर, नो सॉल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट होंगी यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल। ठीक है, अब ये सब जी कहानी होगी, हमको पहले लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी तब पता चलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक हम आपको सिस्टम बताएंगे, वो अभी थोड़ी देर से। उसके पहले जो हम सीख रहे हैं वो सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं कि किस परिस्थिति में कैसा होगा। ठीक, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 students of class 10 took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो इजी है। सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लिख दूं क्या, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स ले लो, पहले कुछ भी ले लो, इन्होंने गर्ल्स पहले दिया है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स बी x and the number of boys be y। ठीक है, पहला सवाल ढंग से लिख के करती हूँ, उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना। यहाँ लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हिंदी में लिखेंगे दी गई, कंडीशंस कर लो, ठीक है, दी गई स्थितियों के अनुसार। तो ये है पहली स्थिति कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी है ना, लड़कियों और लड़कों को जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 10। तो ये हो गया x + y = 10, ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में वो कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियां मैंने ली है x और लड़के लिए हैं y, ये दोनों बराबर तो नहीं है, लड़कियां ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 4, 4 लड़कियां ज़्यादा हैं। तो y में जब आप 4 जोड़ोगे, 4 लड़के और बुलाओगे, तब वो बराबर आ पाएंगे, ऐसा समझ लो, है ना। तो x पहले से ही y से 4 ज़्यादा था, अब y चाहता है मैं x के बराबर आ जाऊँ, तो y को अपने आप में 4 ऐड करना पड़ेगा, है ना। आप चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ दो, और चाहो तो आप y इधर ले आओ, x - y = 4 कर लो, इक्वेशन बन गई सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों में बॉक्स बना रही हूँ। पहला बॉक्स मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 कॉलम क्यों बनाने चाहिए, 2 से काम चलता है लेकिन फिर भी 3 क्यों बनाने चाहिए, मैंने बताया है। अब देखो ये 10 है, 10 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो ऐसा करते हैं 4, 5, 6 ये 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। 10 को x को 4 रखोगे, है ना, तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 10 होता है ना। x को 5 लोगे तो y भी 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 होता है। x को 6 लोगे तो y को 4 ले लेना। अगर आपको लग रहा है ऐसे कैसे हो रहा है तो लिख के कर लो, यहाँ पर लिख के दिखा दूँ मैं आपको, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है x + y = 10, x को रख रहे हो 4, 4 + y = 10,
y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, y इज इक्वल टू 6। ऐसे करते जो है ना, 5 रखना है तो 5 प्लस वाई हो जाएगा, तो फिर y आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। ऐसे अब दूसरा बनाओ। दूसरी देखो क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इससे अच्छा पता है क्या, ये वाली ले लो, मुझे लगता है ज़्यादा प्यारी है ना। देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि देखो ये कहाँ से आई, यहीं से तो आई है, इसी से तो अपनी ये बनाई है। मैं ये लेना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। रीज़न देखो 1 2 3 ऐसे x y, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे y को वैल्यू दूँ और मुझे x की ऑटोमेटिकली मिलती जाएंगी। तो मैं थोड़ी छोटी दूँ ना, 0 से शुरू करते हैं, 0 1, चाहो तो -1 ले लो, है ना, नहीं तो 2 ले लो, नो इशू। अब y को 0 लिया बेटा, तो 0 + 4 4, y को 1 लिया, 1 + 4 5, y को 2 लिया, 2 + 4 6। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, हमने थोड़ा सा ये बना कर रखा हुआ है। तो 4 6 पहला पॉइंट क्या है, 4 6, अभी तो आपको आता है ना, पुरानी चीज़ है। 4 6 4 और ये 6 ऐसा, ठीक है। तो देखो भाई हाथ से बना रहे हैं, है ना, क्योंकि ग्राफ पेपर लॉकडाउन लगा है, मिल नहीं रहा मार्केट में, तो मेरे को ऐसे काम करना पड़ा। इसके बाद 5 5 5 5 अंदाज से, है ना। देन 6 4 6 4 आएंगे तो एक सीधी लाइन में ही आएंगे, आने ही चाहिए, है ना। तो अगर आप चाहो तो पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख दो, 4 6, ये क्या है 5 5, ये क्या है 6 4, ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। यू कैन टेक डिफरेंट कलर्ड पेंसिल्स ऑल्सो, अलग अलग कलर की पेंसिल से भी ले सकते हो और सेम कलर से भी। अब नेक्स्ट लेते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है 4 0, ये रहा 4 0, है ना, लिख दो यहाँ पर 4 0 लिख देते हैं, 4 0 5 1 5 1, अरे यार ये तो रास्ते में ना आ जाए, चलो ठीक है, पॉइंट है ना जो हम लिख रहे हैं ना, ये रास्ते में ना आ जाए। 6 2 6 2, ओ ओ ओ कुछ यहाँ आएगा, ठीक है, 6 2। अब क्या करना है, देखो अब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब इन्होंने जहाँ इंटरसेक्शन हुआ इनका, जहाँ इन्होंने प्रतिच्छेद किया, वहाँ पर मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जोड़ने की कोशिश करी, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। काफ़ी हद तक तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा नहीं भी आया। ये एग्जैक्टली 3 आना चाहिए था, ठीक है, ये 3 यहाँ आना चाहिए था, ये एग्जैक्टली 7, तो ये तो आ गया लगभग, ये थोड़ा सा हिल गया। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है बेटा, आप जानते हो, और एक्स पर मैंने क्या ली है, गर्ल्स ली है ना। ये वाई एक्सिस है, वाई पर मैंने किनको लिया है, बॉयज़ को। आपने देखा ना, एक्स मैंने गर्ल्स बोल दिया, वाई बॉयज़ बोल दिए, ऐसे। यानी कि 7 तो होनी चाहिए लड़कियाँ, गॉट इट, और 3 होने चाहिए बॉयज़, लड़के। इसका मतलब x की वैल्यू है 7, y वैल्यू है 3, यहाँ पर आप लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स 7, नंबर ऑफ बॉयज़ 3, गॉट इट। तो ये एक तरीका है, ग्राफिकल मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। लेकिन जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कठिन सी ऐसी गूंद जाती हैं आपस में ना, तो वो थोड़ा सा हमको परेशान करती है ना। तो ठीक है, अभी जब तक सिंपल क्वेश्चंस हैं, हमसे कह रहे हैं कि ग्राफ मेथड से करो, तो हम करेंगे खुशी खुशी, है ना। अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट, वो ये है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इस तरह से है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इसके ज़रिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ अभी और एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड पार्ट बच्चों, मैं अब लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ केवल, हाँ। आप यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X। हिंदी वाले लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तथा एक पेन का मूल्य Y रुपये है।
ये लिख लिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, ठीक है, दी गई स्थितियों के अनुसार। पहले तुमने खरीदी 5 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल 5x रुपए की हो गई, है ना। एक पेन y रुपए का है, तुमने 7 पेन खरीद लिए तो 7y रुपए हो गए, तुमने पेमेंट किया 50 रुपीज। इक्वेशन 1। सेकेंड केस में बेटा आपने 7 पेंसिल्स खरीदी और 5 पेन्स, उल्टा काम कर दिया, तो आपको देने होंगे ओनली 46। ओके, अब देखो थोड़ा सा नंबर बढ़ गए ना, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये सम्स कैसे करने चाहिए जिससे कि ज़ीरो एरर हो, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाए। देखो ऐसे बनाया एक्स वाई। बच्चों आप ये बताओ मुझे कि किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना आसान है कि 7 से? आप कहोगे 5 से, क्योंकि ये टर्मिनेट कर देगा, उसको काट देगा। देखो कैसे, फिर आप क्या करो, जब 5 से डिवाइड करना आसान है ना, तो 5x को यहीं रोक लो, 7y को उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा 50 माइनस 7y, यही होगा ना बेटा। 7y को इधर ले जाओ। अब ये जो 5 है ना, 5 को नीचे ले आओ, यानी कि 5 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया ये x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब आप y को कैसी भी वैल्यू दो, जो भी न्यूमरेटर में मिलेगा उसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं इसको 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। इसको दिया 4 5 6, 3 वैल्यूज ले ली मैंने, तो 4 लिखा हमने यहाँ पर, तो 7 4 जार कितना होगा 28 होगा कि नहीं, 7 चौक 28 होगा कि नहीं, 28/5 माइनस किया तो 22/5, है ना। कितना आ गया 4.4, है ना। तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हम 4.4 ढूंढ नहीं पाएंगे, ऐसे होता ना 4.193 मुश्किल हो जाती, 4.4 तो हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब हमने लिया 5, यहीं पर देखो क्योंकि सामने दिखता रहेगा आपको, यहाँ देखो, है ना। x बराबर, अब देखो यहाँ पे ये तो 50 है, यहाँ मैंने क्या लिया 5, तो 7 5 जार 35, 7 पंजे 35। अब 50 माइनस 35 करोगे, चलो पहले लिख लो 35, है ना, अपॉन 5। 50 माइनस 35 किया तो 15, 15 अपॉन 5 किया तो फुल फ्लेज 3, ये आ गया 3। आया ना समझ में। अब अगर मैं ले लूँ 6 तो क्या होगा, देखो ये 50 है, माइनस 7 6 जार 42, तो 42 अपॉन 5, ये हो गया 8 अपॉन 5, है ना। तो 5 1 ज़ा 5 और 35 6 1.6, कोई ये भी मुश्किल नहीं है, तो ये मुझे मिल गया 1.6, ठीक है। दूसरा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ऐसे मैंने बॉक्स बना दिया 1 2 3 XY। बच्चों ये थोड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे, मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मुझे दोबारा लिखना होगा। दूसरी इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर टेबल बनाया। अब इस चीज़ को मैं रीशूट कर रही हूँ, है ना, मिस्टेक हो गई थी, नो इशू, हो जाती है। अभी इसमें क्या करना है बेटा, हमको 5y को यहाँ रोक लेना है क्योंकि y में 5 है जिससे डिवाइड करना इजी होगा, तो 46 माइनस 7x, है ना, और ये 5 नीचे ले जाओ, ऐसे हो जाएगा। इस बार हम x को वैल्यूज देंगे, है कि नहीं, x को ही तो देंगे, तो यहाँ पर हम देते 3 4 5, 3 4 5, पहले हमने 4 5 6 दी थी, थोड़ी छोटी कर ली, थोड़ा चेंज हो जाता है ना, 3 दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा 46 माइनस ये कितना होगा 21 अपॉन 5 होगा कि नहीं, यानी कि 25 अपॉन 5, कैंसिल किया तो 5, ठीक। 4 देकर देखते हैं, 46 माइनस 28 अपॉन 5, 7 चौक 28 होता है ना, तो ये हो गया 18, 18 अपॉन 5 से होगा 5 3 ज़ार 15, 3.6 हो जाएगा, 3.6। 5 दिया, 7 5 ज़ा 35, है ना, तो 46 माइनस 35 अपॉन 5, यानी कि 11 अपॉन 5, दैट मीन्स 2.2, ऐसे। ओके, छोटी सी कुछ मिस्टेक थी। अब देखो पता है क्या है, आंसर आपको यहीं दिख गया कायदे से, देखो ना 3 5,
ये पॉइंट दोनों में है। आंसर मुझे यही दिख गया कि यही एक पॉइंट है जो दोनों में कॉमन आएगा, बट मुझे शो तो करना है। सबसे पहले है 4.44, ओके, तो ये लगभग 4.4 है और ये 4 है ना, तो ये पॉइंट हो गया 4.44। फिर है 3 एंड 5, यही हमारा आंसर है, राजा पॉइंट है। 1.66, ये 1.6 और ये 6, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स जो हैं वो हाथ से बनाया ना, तो लाइन में तो है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं ऐसे, ठीक। ये जो हमारा राजा पॉइंट है ये थोड़ा नीचे रह गया, इसको ऊपर कर दूँ। बच्चों लॉकडाउन के चलते ग्राफ पेपर नहीं मिल रहा है मार्केट में, स्टेशनरी नहीं मिल रही है ना। ये हुआ। अभी नेक्स्ट में क्या है, 3.5 तो ये अपना राजा पॉइंट है ही। 4 3.6 4 एंड 3.6 कुछ यहाँ पर है ना, तो ये पॉइंट हो गया 4। इसको मैं ग्रीन कलर से लूँ, दूसरे कलर से लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 4 3.6 और ये 3.5 ऐसे, ठीक है। इसके बाद 5 2.2 के 5 एंड 2.2 कुछ यहाँ पर आएगा ऐसे, है ना, यहाँ आएगा। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे and we will find that both lines are intersecting at this point 3 5. It means x is equal to 3 and y is equal to 5, यानी कि x की वैल्यू बच्चों 3 आ गई है, y की वैल्यू 5 आ गई है। इसका मतलब व्हाट इज x? x क्या है? पेंसिल की कॉस्ट। यहाँ आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹3, हिंदी में लिखेंगे पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 भी लिख लेना पेंसिल में, कितना होगा? ₹5। पेन 5 रुपए वाला है और पेंसिल 3 रुपए वाली है। एनी डाउट? नो डाउट, ओके, अच्छे सवाल है। अब दूसरी चीज देखो बच्चों, इस चीज को मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of lines equations intersect at a point, are parallel or coincident। थोड़ा थोड़ा तो मैंने आपको बता दिया है ना, डायग्राम से बताया ना अभी कि पैरेलल कैसे, क्या ये वो। अब मैं आपको इनकी पहचान बता रही हूँ, कब कब ऐसा होता है, ठीक है। देखो, एक इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देसी तरीके से बता रही हूँ पहले तो, है ना। देसी तरीका पता है क्या है? अगर ये दोनों एक जैसे हैं, 2x 3y 2x 3y जो भी है एक जैसे हैं, ये अलग अलग है, मतलब ये सब एक जैसा पोर्शन है, बस ये अलग अलग है, तब लाइंस पैरेलल होती हैं, क्योंकि ये गड़बड़ कर देता है। अब जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, फिर लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये भी 2x प्लस 3y 11 है, ये 2x प्लस 3y 15 है, हो ही नहीं सकता। यानी ये लाइंस का इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। यानी ये चीज एक जैसी हो और ये अलग अलग हो, तो ऐसी लाइंस का कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? एक जना x प्लस वाई को बोल रहा है 15, दूसरा x प्लस वाई को बोल रहा है 17, तो दोनों लड़ते रहो, कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, है ना। यानी इतना पोर्शन एक जैसा हो और कांस्टेंट अलग अलग हो, तब लाइंस पैरेलल होती हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ये देसी तरीका बता रही हूँ, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर ये तीनों ही एक सी हो, मतलब पूरी समीकरण एक सी हो, जैसे कि समझ लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, अब क्या होगा? अब तो ये दोनों लाइन एक ही इक्वेशन की हो गई, समझे कि नहीं समझे? यानी इन दोनों इक्वेशंस की एक ही लाइन बनेगी, यानी बनाओगे दो तो एक के ऊपर एक बनेगी, तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ये ऐसा हो या फिर ऐसा हो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, देखो ये भी एक जैसी ही है, क्यों? इसको 2 से डिवाइड कर दो ना, वापस आ जाएगी। अगर मैं इसको आगे ले जाऊं, ऐसे कर दूं इसको 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 28,
तो सबका डबल कर दिया मैंने, है ना, 3 गुना कर दूं, कुछ भी कर दूं, यानी कि इनका रेशो, इनका अनुपात हमेशा एक जैसा चलने दूं। तो ऐसी लाइंस तो एक के ऊपर एक आएंगी ना बाबा। आप टेबल बनाओगे, दोनों की टेबल एक जैसी आ जाएंगी, एक के ऊपर एक आ जाएंगी। तो ऐसी लाइंस के तमाम सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब आखिरी और हमारी असली चीज वो ये है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये अलग हो बिल्कुल, आपस में कोई मैचिंग ही ना हो। जैसे कि ये हो 2 5, ये हो 2 3, ये हो 2 5, ये है 3 2, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, यानी इनका आपस में कुछ सेटिंग ना बैठ रही हो, तब इक्वेशंस तब लाइंस जो होती है ना वो इंटरसेक्ट करती हैं, और कहाँ पर, एक पॉइंट पर, और वही पॉइंट हमारा आंसर बन जाता है बच्चों। समझ में आया? तो इसका आंसर नहीं निकल पाएगा, इस तरीके की इक्वेशंस का आंसर कहाँ गई हमारी पैरेलल वाली, इनका भी नहीं निकल पाएगा, इसका निकल जाएगा। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इन लोगों की आपस में मैचिंग नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारी हो गई बातों की बात। अब मैथमेटिकल बात करते हैं। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बिल्कुल भी बराबर ना हो, कोई इनकी आपस में सेटिंग हो ही ना, तब क्या मिलता है? तब मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल। क्लियर? अगर एक जैसी हो, यानी कि जो a1 अपॉन a2 है वही b1 अपॉन b2 है, वही c1 अपॉन c2 है, सब बराबर, तो क्या मिलता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, अनंत हल, अनंत हल। ठीक। तीसरा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर ना हो। ठीक है, ऐसे में मिलता है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो बच्चों ये तीनों कंडीशंस मैंने दो तरह से समझाई, आपको समझ में आई। जब आप मेरी क्लास में होते हो तो मैं तो आपको जब तक ये कंडीशंस याद ना हो जाए क्लास छोड़ती नहीं हूँ। तो आप इन तीनों कंडीशंस को अच्छे से रट लो, समझ लो, समझाने की बहुत कोशिश की है। नहीं समझ में आया तो भाई कैसे भी बिठाओ, अपने दिमाग में ये तीनों कंडीशंस आप बिठा लो। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अभी वो एक चीज़ रह गई है सॉल्यूशन सेटिस्फाई करने वाली, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम 3 सवालों पर। ये 3 सवाल हैं। फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 2 चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट है, इसमें अगर मैं कंपेयर करूं, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, कंपेयर किया बेटा, तो a1 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है, दिख रहा है ना। b1 के प्लेस पर क्या दिख रहा है? -4 दिख रहा है ना। और c1 के प्लेस पर 8 दिख रहा है। अब बताओ a2 क्या है? a2 है 7। क्लियर? b2 कितना है बेटा? 6 है ना। और c2 कितना है? -9। करके देखें क्या होता है। देखो, हमने पहले a1 अपॉन a2 निकाला, कितना हो गया? 5 अपॉन 7। फिर आप कॉमा लगाओ। अब आप b1 अपॉन b2 निकालो, कितना आया? -4 अपॉन 6। कैंसिल कर दिया तो भी कितना आ गया? -2 अपॉन 3। देखो, a1 अपॉन a2 आ गया 5 अपॉन 7, और b1 अपॉन b2 आ गया -2 अपॉन 3। तो c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। और जब इक्वल नहीं होते तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छी लगी ना बात? तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore this system will have a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन हिंदी वाले लिखेंगे, अतः इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। दैट्स ऑल। क्लियर? आई ना बात समझ में? अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Here we will do it. Question number 2 is,
9x क्वेश्चन नहीं, पार्ट नंबर 2 है बच्चों, 1 मिनट रुको ज़रा, इसको ऐसे कर दूँ। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24, मुझे तो दिख गया बेटा, देखो आपको भी दिख जाएगा। ये इक्वेशन इस इक्वेशन की डबल है, दिख रही है कि नहीं दिख रही? 9 की डबल, 3 का डबल, 12 का डबल, तो क्या होगा? क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे अनंत हल निकल आएंगे, लेकिन अब सिस्टमेटिकली तो करना है। A1 है 9, B1 है 3, C1 है 12, है ना। A2 है 18, B2 है 6 और C2 है 24, है ना। तो A1 अपॉन A2 से 9 अपॉन 18 कैंसिल किया तो 1 अपॉन 2, चलो कॉमा नहीं नीचे ही कर लेते हैं ना। B1 अपॉन B2 से 3 अपॉन 6 किया तो फिर से 1 अपॉन 2, फिर C1 अपॉन C2 से 12 अपॉन 24 किया तो फिर से 1 अपॉन 2। अब आप लिखेंगे सिंस A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Therefore, this system of equations will have infinitely many solutions. अतः इस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। सिंपल, ठीक है। Now part 3. Here is the part 3. इसमें बच्चों देखो A1 कितना है? 6 है। B1 कितना है? -3 बोलेंगे, 3 नहीं बोलेंगे, -3, दिख नहीं रहा था, सॉरी, -3, ठीक है। और बच्चों C1 कितना है? 10, ओके। अब A2 बोलो, A2 है 2, B2 है -1 और C2 है 9। अब A1 अपॉन A2, तो 6 अपॉन 2 से हो गया 3। अब ले लो B1 अपॉन B2, तो -3 अपॉन -1, ये भी 3। C1 अपॉन C2 तो 10 अपॉन 9, कैंसिल भी नहीं होगा और इनके बराबर भी नहीं आएगा। तो क्या केस बन गया? A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 upon C2 इक्वल नहीं आ पाया। Therefore, this system of equations has no solution. Okay? अतः इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। क्लियर? ओके, तो बस इस वीडियो में मैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस ले रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आप मेरा वेट कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ इन चीज़ों का रिपीटिशन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा। गॉड ब्लेस यू बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खुश रहो और आबाद रहो। जय हिंद।